तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 6 जो गया था वो साउथ अमेरिका पर था। तो हमने जो इसके पीछे लेक्चर किए हैं उन सब की सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन एडू पर मिल जाएगी और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। और हमारे इस चैनल का ध्येय है या मोटो है क्वांटिटी में पढ़ाई ना करके क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना। और ये सीरीज जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज है। इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाई जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। जो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन या कोई करंट इन न्यूज़ में है लोकेशन वो उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा अगर पारंपरिक क्वेश्चन कुछ भी आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड तो आपको इसमें आपको मिलेंगे। और आज के लेक्चर की खास बात यह है कि ये एक दुनिया का ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी के इतने विविध प्रकार के बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी जो दुनिया में शायद कहीं होगी। आपको दुनिया के जितने इम्पोर्टेंट जीव जंतु हैं, जैसे जंतुओं में आपको जिराफ अफ्रीका में मिल जाएगा, अफ्रीकन हाथी मिल जाएगा, शेर मिल जाएगा, चीता जो दुनिया में सिर्फ जो है पाया जाता है अफ्रीका में, वो आपको वहाँ मिलेगा। दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला बिल्ली की प्रजाति का जीव है। और इसके अलावा जो आपको पूरा यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट रीजन है सहारा डेजर्ट आपको मिल जाएगा। तो इस दृष्टि से जैव विविधता की दृष्टि से अफ्रीका कॉन्टिनेंट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैप को देखेंगे तो अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उसको आपको ध्यान रखना है। आप सबसे पहले इधर आएंगे अफ्रीका के जो है ईस्ट में, तो आपको ये रेड सी की लोकेशन ध्यान रखना है। रेड सी के आप आगे बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ अदन और रेड सी के बीच आपको मिल जाएगा जिबूती शहर जो आजकल न्यूज़ में है। यहाँ पे चाइना ने अपना नेवल बेस जो है तैयार किया है। इसके अलावा आपको सकोत्रा आइलैंड जिस पे यमन का अधिकार है, इसके अलावा सेशल्स आइलैंड, ये लोकेशन ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करेंगे मॉरिशस की और मेडागास्कर आइलैंड की जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड में से एक है। इसके बाद मोजम्बिक चैनल जो है मोजम्बिक और मेडागास्कर के बीच है। इसके अलावा बात करेंगे साउथ अफ्रीका में केप टाउन जो इसकी राजधानी है और पोर्ट एलिजाबेथ, और इम्पोर्टेंट शहरों में डरबन जो है साउथ अफ्रीका का इम्पोर्टेंट शहर है। अगर देश के अंदर देश अफ्रीका में पूछा जाए तो साउथ अफ्रीका में स्थित दो देश ऐसे हैं जो देश के अंदर देश हैं, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर आपको दो देश मिल जाएंगे, स्वाजीलैंड, उसके अलावा आपको मिल जाएगा लेसोथो। ये जो दो देश हैं वो देश के अंदर देश हैं, तो मेन आपको यही ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको इजिप्ट की राजधानी कायरो ध्यान रखना है, इसलिए क्योंकि नाइल नदी का जो ये मुहाना है यहाँ पर। इसके अलावा बात करेंगे अदर कॉन्टिनेंट के स्टेट की राजधानी की, तो मोरक्को की राजधानी हो जाएगी रवाता, अल्जीरिया की हो जाएगी अल्जीरिस और लीबिया की राजधानी हो जाएगी त्रिपोली। और इसके अलावा तंजानिया इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो माउंट किलिमंजारो स्थित है, इसके ऊपर माउंट केनिया, तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। तंजानिया की राजधानी जो है दर एस सलाम है। और अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में टोटल जो है 54 या 54 कंट्री है, तो आपको कुछ इस पे फैक्ट याद रखना है। अब अफ्रीका के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो एशिया के बाद अपने पास 20% की जो लैंड है वो अपने पास रखा है। इसके बाद बात करेंगे इसके विस्तार के बारे में, तो यूरोप में मेडिटेरियन सी, और जो है एशिया की बात करेंगे तो रेड सी, ईस्ट में जो है इसका विस्तार है, यानी ये ईस्ट साइड हो गया,
ये ईस्ट साइड हो गया एशिया का, तो ईस्ट में एशिया, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, और साउथ में आ जाएंगे तो अंटार्कटिका सी तक विस्तार है। इसके बाद बात करेंगे अटलांटिक सी की, तो अटलांटिक सी इसको पश्चिम में टच करता है, और इंडियन ओशन की बात करके इंडियन ओशन जो है साउथ ईस्ट में इसको टच करता है। तो इसका जो पूरे का पूरे एरिया है वो उत्तर में मेडिटेरियन सी, ईस्ट में कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो एशिया, और वेस्ट में बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर, और साउथ ईस्ट में बात करेंगे तो इंडियन ओशन जो है इसकी सीमा बनाते हैं। और पॉपुलेशन की बात करेंगे तो दुनिया का लगभग 16% जो है इसके पास पॉपुलेशन है, जो इसके 54 कंट्री है उसमें जो है ये फैला हुआ है। इक्वेटर से गुजरने वाली जो देश हैं, इक्वेटर रेखा से गुजरने में जो देश शामिल है उसमें कांगो, गैबोन, डोमिनिकन रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, युगांडा है, केन्या है, सोमाली है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो तो ये है इक्वेटर। अब इक्वेटर से इधर सबसे पहले इधर आएंगे ईस्ट में सोमाली, फिर उससे वेस्ट में बढ़ेंगे केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद बढ़ेंगे कांगो, उसके बाद गैबोन। तो ये जो शहर है ये इक्वेटर पर स्थित हैं। अगर कर्क रेखा से गुजरने वाली बात करेंगे तो कर्क रेखा ये है। तो अफ्रीका में कर्क रेखा किस किस देश से गुजरती है? इजिप्ट, लीबिया, इसके अलावा अल्जीरिया, इसके बाद माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, इससे कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद कर्क रेखा हमने देख ही लिया। इसके बाद बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा से कौन कौन से इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश गुजरते हैं। तो मकर रेखा की बात करेंगे तो ये नीचे है मकर रेखा। तो मकर रेखा से सबसे पहले बात करेंगे तो मेडागास्कर, इसके बाद मोजाम्बिक, उसके बाद आ जाएगा साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। तो ये मकर रेखा से इसके जो स्टेट हैं वो गुजरती हैं। तो चलिए अब इसके फिजिकल फीचर्स में तो सबसे पहले इसकी ज़मीन की बात कर लेंगे। तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका का कुल विस्तार जो है 30.37 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया उसके पास है। कुल ज़मीन उसके पास 30.37 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद ज़मीन में भी बात करेंगे सबसे पहले पठार की। तो अफ्रीका का लगभग जो है पूरा एरिया जो है अगर बात करेंगे तो एक विशाल पठार के रूप में देखा जा सकता है, और वो विशाल पठार जो है छोटे छोटे पठारों में डिवाइड है। और जो हायर पठार है उसको अगर देखना हो तो आप साउथ में देख सकते हैं, और जो है पूर्व में देख सकते हैं उसके जो हाईएस्ट पठार हैं। साउथ की बात करेंगे तो आप इथोपियन हाईलैंड देख लीजिए। इसके बाद कटिंगा का पठार जो इम्पोर्टेंट पठार है, ये दो इम्पोर्टेंट पठार आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद ये सब तो डेजर्ट एरिया है। अब एग्जाम्पल बात करें पठार में तो इथोपियन हाईलैंड की लोकेशन अभी हमने देखी थी, इथोपियन हाईलैंड। तो इथोपियन हाईलैंड के बारे में बात करें तो इसका विस्तार इथोपिया में है, और ये अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। और ये प्लेटू जो बना है वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बना है। और इसकी हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो राजदसान इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई 4620 मीटर है। लेकिन इक्वेटर के पास होने के बावजूद जो है यहाँ पर ठंड पाया जाता है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है कूल है। इसका कारण ये है कि इसकी ऊंचाई। तो ये इथोपियन हाईलैंड है, और इसकी हाईएस्ट जो पीक है इस पठार की राजदसान है। ये राजदसान की लोकेशन है, पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेटर के पास होने के बाद भी इसका एटमॉस्फेयर जो है वो ठंडा है। और ठंडा होने का सबसे इम्पोर्टेंट है, इक्वेटर पे होने के बावजूद जो है इसकी जो यहाँ पे कूल क्लाइमेट पाया जाता है, इसका कारण है इसकी ऊंचाई। इसके बाद बात करेंगे ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू की। तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू का जो सीमा होती है जो युगांडा, केन्या, तंजानिया से लगता है। और इसी ईस्ट अफ्रीकन जो प्लेटू है उसमें मल्टीपल जो है रिफ्ट वैली लेक है।
ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है। और इसी प्लेटो में आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएगा कटंगा का पठार। तो कटंगा का पठार का विस्तार आपको रिपब्लिक ऑफ कांगो में मिलेगा। और जो कटंगा का पठार है उसमें कोबाल्ट, कॉपर, डायमंड, ये सब मिनरल आपको मिलेंगे। इसके बाद बात करेंगे अदामावा का प्लेटू। तो इसका विस्तार जो है कैमरून, नाइजीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, उसमें पाया जाता है। इसमें जो क्लाइमेट पाया जाता है या वेजिटेशन पाया जाता है वो सवाना टाइप वेजिटेशन पाया जाता है। और ये सवाना टाइप वेजिटेशन के साथ साथ जो ये प्लेटू है इसमें बॉक्साइट डिपॉजिट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको इथोपियन प्लेटू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, और जो मैंने बताया था न्यूमरस रिफ्ट वैली के साथ न्यूमरस लेक पाया जाता है, तो ये न्यूमरस लेक है, छोटे 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 लेक है। अभी इन लेकों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी पहले आप लोकेशन थोड़ा देख लीजिए। तंजानिया, केन्या, इथोपिया, युगांडा, ये सब ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू के बारे में है। और ये क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे ये कैमरून है। ये हमने अडामावा प्लेटू की बात की थी जो कैमरून में स्थित है। तो इसमें इसके बाद दूसरे फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो माउंटेन के बारे में बात करेंगे, जिसमें माउंट किलिमंजारो सबसे इम्पोर्टेंट अफ्रीका का माउंटेन है और जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 5,895 मीटर है। और इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहाँ पर जो है ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो है बर्फ़ की आपको सतह मिलेगी। और ये एकदम स्टीप खड़ा हुआ अकेला जो है पर्वत है। इसके बाद दूसरे माउंटेन की फिजिकल फीचर्स में बात करेंगे तो एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में है और यह एक प्रकार का फोल्ड माउंटेन है। और ये एटलस माउंटेन जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। और इसके हाईएस्ट पीक की बात करेंगे, जो हाईएस्ट ऊंचाई है रेंज है वो इबेल टुबकल है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 4,165 मीटर है और जो मोरक्को में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे माउंट केनिया की। वो सेकंड हाईएस्ट पीक है अफ्रीका में, जिसकी ऊंचाई 5,200 मीटर है। माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो दोनों पे आपको जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में स्थित होने के बावजूद जो है यहाँ पे आपको पीक पर जो है बर्फ की चादर आपको मिल जाएगी। तो ये माउंट किलिमंजारो है, आप देख सकते हैं इतना ऊंचा है इसकी ऊंचाई कि आपको यहाँ पर बर्फ की चादर मिल जाएगी, बर्फ की सतह मिल जाएगी। तो ये माउंट किलिमंजारो की लोकेशन है अफ्रीका में, तंजानिया में स्थित है। इसके बाद अगर कंपेयर करेंगे तो माउंट एवरेस्ट से, तो एशिया का जो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है पर्वत रेंज है या पीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। उसके बाद बात करेंगे अकांकागुआ, साउथ अमेरिका में है, जिसकी ऊंचाई 6,962 मीटर है और जिसकी सिचुएशन जो है अर्जेंटीना में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे माउंट देनाली की, जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है अलास्का रीजन में, जिसकी ऊंचाई जो है 6,194 मीटर है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला पीक माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,892 मीटर है और वो तंजानिया में स्थित है। इसके बाद पांचवें हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो माउंट एल्ब्रुस यूरोप में स्थित है और रसिया का भाग है, रसिया में पाया जाता है, मतलब यूरोप का जो रसिया वाला पार्ट है उसमें पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर। उसके बाद बात करेंगे दुनिया के छठवें हाईएस्ट पीक की, तो विंसन मैसिफ जो अंटार्कटिका में है उसकी ऊंचाई जो है 4,892 मीटर है। इसके बाद मेन तो ये आप 6 याद रखिएगा हाईएस्ट पीक में। तो आपको दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक बताना हो तो माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अगर सेकेंड हाईएस्ट पीक बताना हो तो एकांकागुआ साउथ अमेरिका में स्थित है अर्जेंटीना में। इसके बाद थर्ड हाईएस्ट पीक माउंट देनाली
जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, अलास्का रीजन में। इसके बाद चौथी जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट किलिमंजारो है, जो तंजानिया में स्थित है। ये लोकेशन है, ये है एटलस माउंटेन, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसके बाद ये इथियोपियन हाईलैंड हो गया, कांगो रिवर, ये ग्रेट रिफ्ट वैली का लोकेशन है। तो बाकी लोकेशन हम लोग देख ही चुके हैं। ये है माउंट केन्या। तो आप देख सकते हैं अफ्रीका में दो ऐसे माउंट है जिनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि जहाँ पर जो है पीक पर आपको ऐसे क्लाइमेट मिल जाएंगे। ऐसा आपको अफ्रीका के बारे में सोचकर ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे ऐसे भी क्लाइमेट आपको मिलेंगे जहाँ की पीक जो है इतनी ऊंचाई पर स्थित है और जहाँ पर आपको स्नो देखने को मिल जाएगा। तो ये माउंट केन्या का पॉलिटिकल मैप है, केन्या का पॉलिटिकल मैप है, जो केन्या इक्वेटर पर स्थित है। और माउंट किलिमंजारो की लोकेशन ये है, जो इक्वेटर के साउथ में स्थित है और तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर स्थित है। और ठीक आप देखेंगे तो इक्वेटर के जस्ट साउथ में माउंट केन्या स्थित है। इक्वेटर के पास स्थित होने के बावजूद भी आपको ऐसी क्लाइमेट मिलेगी, और इस क्लाइमेट का एक ही कारण है उसकी ऊंचाई के कारण ही जो है आपको ऐसी क्लाइमेट मिलेगी। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, लेक विक्टोरिया से जो है इक्वेटर गुजरता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे माउंटेन के बाद रिफ्ट वैलीज की, जो अफ्रीका में फिजिकल फीचर में एक इम्पॉर्टेंट जो है फीचर है। तो जो इसकी अगर चैन की बात करेंगे, ये इसका विस्तार जो है अफ्रीका का, कि अगर दक्षिण की बात करेंगे तो लेक मलावी से लेकर सबके उत्तरोत्तर में आप जाएंगे तो रेड सी, और उसके बाद गल्फ ऑफ सुएज, एंड उसके बाद दूसरे लोकेशन की बात करें गल्फ ऑफ अकाबा, और रेड सी तक इसका जो है विस्तार है। इसे ही ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं। तो ये हो जाएगा रेड सी उत्तरोत्तर में, और ये गल्फ ऑफ अकाबा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो है ग्रेट रिफ्ट वैली का विस्तार है। और ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो बनी है वो कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस से बनी है, यानी दो कॉन्टिनेंट के दूर जाने से जो प्लेट है उसके जो है अपसरण से इसका निर्माण हुआ। इसी कारण जो है समय के साथ जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं, इसमें जो है मल्टीपल लेक्स का निर्माण होता जा रहा है। जो जगह बच रही है उसमें जो है पानी भर जा रहा है, तो वो मल्टीपल लेक का निर्माण हो रहा है। अब डाइवर्जन की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर अफ्रीका की बात करेंगे तो इस तरह रहा होगा, अफ्रीका एकदम जुड़ा रहा होगा। तो धीरे धीरे जो है वहाँ पे नीचे प्लेटों का संचलन हो ही रहा है, तो प्लेट जो है प्लेट का फैलाव हुआ, धीरे धीरे प्लेट फैलते गए, तो ये बीच में जो बना वो रिफ्ट वैली का स्वरूप लेता गया, और इसी रिफ्ट वैली में आकर जो है पानी भरता गया, और इसी पानी में जो है आपको छोटे छोटे लेक मिलते गए। और समय के साथ जब इसी रिफ्ट वैली का जो ये रीजन है, जब यहाँ से ये टूटकर अलग हो जाएगा, तो जैसे ये मेडागास्कर आप देखेंगे तो मेडागास्कर यहाँ से टूटकर अलग हुआ है, तो एक सागर का रूप ले लिया है, छोटा सी का। ऐसे सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी। जब ये रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली आपको यहाँ से टूटकर अलग होगी, तब ये कुछ इस तरह जो है यहाँ पर सी का उद्भव होगा। तो कुल प्रकार से देखा जाए तो ऐसे ही जो है सी जो है बने हैं, जितने भी ओशियन बने हैं इसी प्रकार से बने हैं। अब तो उसमें जो रिफ्ट का निर्माण, तो पहले वो फ्रैक्चर टूटता है, वहाँ से मैग्मा भी निकलता है। तो माउंट किलिमंजारो की लोकेशन ये है, यहीं पे है केन्या का तंजानिया के ऊपर जो है माउंट किलिमंजारो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह जो है आपको जो है रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है। पैरेलल जो है फॉल्ट होते गए, तो उसमें जो है रिफ्ट वैली का निर्माण होता गया। इसके और डिटेल के बारे में अभी हम जब लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इतनी जानकारी काफ़ी है। तो न्यूमरस लेक की बात किए
तो इसमें सबसे बड़ी लेक दुनिया की जो है बात करेंगे, टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर की बात करेंगे, उसके टर्म में लेक तंजानिया दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, उसके लेक मलावी, और इसके बाद बात करेंगे लेक विक्टोरिया। जबकि एक बात ध्यान रखनी है, लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, यहीं से जो है वाइट नील निकलती है, लेक विक्टोरिया से ही वाइट नील निकलती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि रिफ्ट वैली का पार्ट लेक विक्टोरिया नहीं है। तो आपको इन लेकों का, लेक मलावी हो गया, लेक तंजानिया हो गया, लेक रुकवा हो गया, या लेक एडवर्ड हो गया, लेक अल्बर्ट हो गया, तो इन सब का जो है नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ क्रम आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने बताया कि ग्रेट रिफ्ट वैली का जो है पार्ट जो है लेक विक्टोरिया नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसको हम डिटेल में देखेंगे लेक्स को। तो सबसे पहले लेक तंजानिका की बात कर लेते हैं। लेक तंजानिका जो है वो अपनी बॉर्डर जो है तंजानिया, जायरे, जाम्बिया के साथ शेयर करता है, और दुनिया का लॉन्गेस्ट जो है फ्रेश वाटर लेक है, और सेकेंड जो है डीपेस्ट लेक है लेक बैकाल, साइबेरिया, रसिया के बाद। तो दो फैक्ट इसमें आपको ध्यान रखने हैं। एक तो सबसे पहली बात, ये ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग है, और इसकी सीमा तंजानिया, जायरे, जाम्बिया के साथ लगती है, और दुनिया का लंबा फ्रेश वाटर लेक है, और ये दुनिया का दूसरा जो है सबसे गहरा लेक है लेक बैकाल के बाद। और ये पूरी की पूरी लेक है जो है ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे विक्टोरिया लेक की बात, जिसकी सीमा युगांडा, केन्या, तंजानिया के साथ स्थित है, और लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, और जिससे जो है वाइट नील निकलती है। लेकिन आपको इन सब में एक चीज़ ध्यान रखना है, ये रिफ्ट वैली के साथ इसका कोई संबंध है नहीं। इसके बाद रिवर की बात करेंगे अफ्रीका में। तो मोस्ट ऑफ रिवर जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि अगर बात की जाए एक्सपेक्ट जो नाइल जो रिवर है उसके अलावा, या जायरे रिवर हो गई, इन दो रिवर जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो भी रिवर है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी, या तो उसमें पानी नहीं है उतना, या फिर जो है कोई और अड़चन है। सबसे मेन जो होता है पानी जो है उस टाइप का नहीं है जितना आपको नाइल रिवर में मिल जाएगा और जायरे रिवर में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर नाइल रिवर की बात करें तो नाइल का जो प्रवाह होता है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, और नाइल जो अपनी सीमा शेयर करती है या जिससे गुजरती है तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या के साथ इथियोपिया, एरिट्रिया, साउथ सूडान, रिपब्लिक ऑफ सूडान, और इजिप्ट में जाकर इसका मुहाना है। इसके अलावा बात करेंगे तो ये जो है अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर है, जिसे जो नाइल बनती है वो वाइट नील और ब्लू नाइल या नील के साथ मिलकर बनती है। और जो ब्लू नील का अपवाह होता है, जो उद्गम होता है वो इथियोपियन हाईलैंड से होता है, जो जाकर वाइट नील और ब्लू नील खार्तूम बंदरगाह से जाकर मिल जाती है, और अंत में जो अपना पानी जो मेडिटेरियन सी में जाकर डिस्चार्ज कर देती है। तो ये नाइल रिवर की लोकेशन है। तो लेक विक्टोरिया से निकली यहाँ से वाइट नील होते हुए जो है ये हो गया खार्तूम बंदरगाह, और इथियोपियन हाईलैंड से लेक टाना भी आपको ध्यान रखना है, इथियोपियन हाईलैंड से निकली ब्लू नील। तो खार्तूम बंदरगाह के बाद ही ये नाइल कहलाती है। इसके पहले ये नाइल का अस्तित्व व्हाइट नील और ब्लू नाइल में रहता है, और खार्तूम बंदरगाह के मिलने के बाद ये नाइल कहलाती है। और जब खार्तूम बंदरगाह के मिलने के बाद ये
लेक आसवान डैम पर पहुंचती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लेक आसवान इजिप्ट में है, ये एक इम्पॉर्टेंट डैम है। यहाँ से जो है नाइल जो है कायरो जो इजिप्ट की राजधानी है वहाँ से प्रवाहित होती हुई ये जाकर जो है मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। और कायरो के बाद ही आपको अलेक्जेंड्रिया जो है इजिप्ट का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह शहर मिलेगा। ये पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हैं, तंजानिया से केनिया से होते युगांडा, इथोपियन हाईलैंड, साउथ सुडान, सुडान और इजिप्ट, इसका आपवा ये क्षेत्र है। इसके बाद बात करेंगे जारे अथवा कांगो रिवर की। तो इसका जो प्रवाह होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ही प्रवाहित होती है और लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की, लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की, मात्रा जो पानी की मात्रा के हिसाब से लार्जेस्ट रिवर है और ये अटलांटिक ओशियन में अपना पानी डिपॉजिट कर देती है। और एक फैक्ट और इसके बारे में ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे अफ्रीका में कौन सी ऐसे रिवर हो जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, तो आपको कांगो या जायरे रिवर की ध्यान रखनी है। सॉरी। इसके बाद बात करेंगे जाम्बेजी रिवर की। तो जाम्बेजी रिवर जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाह होता है, जो जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोजाम्बिक, नामीबिया, अंगोला के बीच से प्रवाहित होती हुई और इसी रिवर पर, जाम्बेजी रिवर पर ही जो है आपको विक्टोरिया वाटरफॉल्स मिल जाएगा और यह मोजाम्बिक चैनल में जाकर जो है ये नदी जो है मिल जाती है। मोजाम्बिक चैनल की लोकेशन आपको ये है, मोजाम्बिक चैनल, और ये है जाम्बेजी रिवर और यहीं पर आप जाएंगे तो आपको विक्टोरिया फॉल मिल जाएगा। इसके बाद तीसरे इंपॉर्टेंट रिवर की बात करेंगे। तो इसका जो प्रवाह होता है पूर्व की तरफ जो ये प्रवाहित होती है और साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक में ये प्रवाहित होती है और जो ये नदी प्रवाहित होती है लिम्पोपो, और ये वेल्ड नामक जो ग्रासलैंड है उससे प्रवाहित होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को यानी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको 2 फैक्ट मिल गए, लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो या जारे नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सॉरी इक्वेटर को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो की इंपॉर्टेंट समझना हो तो इसके अलावा और नदियों की बात करें तो ऑरेंज रिवर, चारी रिवर, वोल्टा रिवर इसमें अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर है। तो अभी इस मैप को देखते हैं। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आपको जब आप यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो आपको जो है ध्यान रखना है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है मेडिटेरियन सी को जो है अटलांटिक सी को जोड़ता है। अब इम्पॉर्टेंट रिवर में कांगो रिवर, ये हो गया इक्वेटर को 2 बार काट रही है। इसके अलावा मकर रेखा को जाम्बेजी रिवर जो है सॉरी मकर रेखा जो लिम्पोपो रिवर है वो 2 बार काट रही है और जाम्बेजी रिवर पर ही विक्टोरिया फॉल है जो आके जाम्बेजी मोजाम्बिक चैनल में मिल जाती है। लेक विक्टोरिया से वाइट नील निकलती है और इथोपियन हाईलैंड से जो है ब्लू निकलती है, जो खार्तूम डैम पर आकर जो है नाइल होता है और नाइल रिवर जाकर जो है ये कायरो से होती है इजिप्ट की राजधानी जो है मेडिटेरियन सी पर जाके मिल जाती है और इसी पर जो है एक इजिप्ट का इंपॉर्टेंट बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया स्थित है। सुएज कैनाल की बात करें तो सुएज कैनाल जो है रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है जो इंपॉर्टेंट सी रूट है। गल्फ ऑफ अदन ये रिवर लोकेशन हो गया। इसके अलावा ऑरेंज रिवर जो आपको जो है साउथ अफ्रीका में मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स में आता है डेजर्ट। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट है। वो उसकी बात करें तो लगभग जो है उसका विस्तार अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया तक इसका विस्तार है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और हॉट डेजर्ट है। और इसी सहारा डेजर्ट में ट्राइब की बात करेंगे
तो टोरेगो और बेडुइन जो है ट्राइब पाई जाती है। इसके बाद सेकेंड डेजर्ट की बात करेंगे इंपॉर्टेंट कालाहारी डेजर्ट, जो इसका विस्तार बोत्सवाना से लेकर नामीबिया साउथ अफ्रीका में है और ये सवाना ग्रासलैंड का भाग है। और अगर आपको पूछा जाए कालाहारी डेजर्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब पाई जाती है तो आपको बुशमैन याद रखना है। बुशमैन ये पूछता है मिलान के लिए, एग्जाम में मिलान के लिए ट्राइब्स और दे देगा, प्लेस का स्थान दे देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्राइब है कालाहारी डेजर्ट की वो बुशमैन है। इसके बाद बात करेंगे नामीबी डेजर्ट की। तो नामीबी डेजर्ट का विस्तार अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका में है और ये एक इसके साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसमें जो इम्पोर्टेंट ट्राइब पाई जाती है उसे हिम्बा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेजर्ट की बात करेंगे तो नुबुबियन डेजर्ट है, जो पूरे का पूरा रॉकी डेजर्ट ना होकर सैंडी डेजर्ट है। सॉरी, ये सैंडी डेजर्ट ना होकर रॉकी डेजर्ट है और इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार की बात करेंगे, विस्तार के पहले देख लेते हैं ये किसको किसको अलग करता है। तो ये नाइल रिवर को जो है लीबियन डेजर्ट से अलग करता है। ये हो गया कालाहारी डेजर्ट की लोकेशन और उसके पश्चिम में आपको मिल जाएगा नूबियन डेजर्ट। आप देख रहे हैं यहाँ से मकर रेखा गुजर रही है। इसके अलावा आपको ये मिल जाएगा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के आप दक्षिण में आएंगे तो आपको साहिल प्रदेश मिल जाएगा। ये भी डेजर्ट ही रीजन है। तो साहिल प्रदेश इसलिए है कि ये पहले जो पूरा साहिल प्रदेश जो है हरा भरा था, लेकिन सहारा डेजर्ट का विस्तार धीरे धीरे साउथ में हो रहा है। तो ये सब एरिया जो थोड़ा सा वेजिटेशन यहाँ पाया था, थोड़ा वो जो है कन्वर्ट हो रहा है डेजर्ट में। इसके बाद बात करेंगे अफ्रीका के आइसलैंड, बे और गल्फ में। सबसे पहले आइलैंड की बात कर लें। आइलैंड में सबसे इम्पोर्टेंट है मेडागास्कर। मेडागास्कर की लोकेशन ये है। आपको मोज़म्बिक चैनल मिल जाएगा। मोज़म्बिक ये देश है इसका, अफ्रीका का। और उसके अलावा बात करेंगे तो इसका जो विस्तार है, तो दक्षिण पूर्व में इंडियन ओशियन में इसका विस्तार है मेडागास्कर का और ये लार्जेस्ट आइलैंड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये बायोडाइवर्सिटी के रूप में, ये एक हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। इसके नेक्स्ट आइलैंड की बात करेंगे गल्फ ऑफ गुयाना, जो मेजर रिवर है जैसे नाइजर रिवर, वोल्टा रिवर इसी में आकर गिरती है। और गल्फ ऑफ आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, कांगो, गैबोन, ये सब जो आपको छोटे छोटे आपको वो मिल जाएंगे, गल्फ मिल जाएंगे, आपको इसी के आसपास मिलेंगे। सेशल्स आइलैंड की बात करेंगे तो एक भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में रहने वाला आइलैंड है। ये मेडागास्कर के जो है उत्तर में स्थित है। इसके अलावा क्लाइमेट की बात करेंगे तो अफ्रीका के नाम से ही जैसे लगता है ये पूरे का पूरा ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। ट्रॉपिकल जोन में कैसे स्थित है? इसके मध्य में इक्वेटर, उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। तो पूरे का पूरा ये जो है हॉट स्पॉट जो है, सॉरी हॉट जोन है और ये हॉट जोन जो है ट्रॉपिकल जोन में आता है। और इसके अलावा बात करें तो टेम्परेचर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो साल भर लगभग बहुत हाई रहता है। हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें जो रिकॉर्ड किया गया है अजीजिया में, लीबिया में रिकॉर्ड किया गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने वाला जो रिकॉर्ड किया गया है अजीजिया लीबिया में रिकॉर्ड किया गया, जिसका टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक गया है। तो ये गल्फ ऑफ गुयाना की बात करिए इम्पॉर्टेंट आइलैंड में, तो ये लीबिया, आइवरी कोस्ट, घाना, बेनी, ये छोटे छोटे जो कंट्री हैं तो ये इसी के किनारे किनारे स्थित हैं गल्फ ऑफ गुयाना की। सेशल्स आइलैंड की बात की हमने, बताया मेडागास्कर के उत्तर में स्थित है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। और सेशल्स आइलैंड की सीमा अगर बताएं तो पूरा का पूरा जो है इंडियन ओशियन में स्थित है। इसके अलावा अफ्रीका में बारिश की बात कर लेते हैं। तो बारिश की बात करें तो इसमें जो
बारिश के कारण जो है लगभग जो वेरिएशन पाया जाता है, और बारिश में अलग अलग जगह जो है बारिश अलग अलग होती है। सेंट्रल अफ्रीका की बात करेंगे तो इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है इक्वेटर के पास आएंगे तो वहाँ पे गर्म आर्द्र जो है टाइप क्लाइमेट पाया जाएगा, और ट्रॉपिकल जो है आर्द्र और शुष्क जो है क्लाइमेट पाया जाएगा, जो समर में गर्मियों में पाया जाता है। यानी गर्मियों में जो है ये नॉर्थ और साउथ वाला जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है वहाँ पर जो है बारिश होती है। इसके अलावा अगर जो है और लोकेशन की बात करेंगे, उत्तर और दक्षिण में ट्रॉपिकल रीजन में सवाना टाइप जो है क्लाइमेट पाया जाता है। ग्रासलैंड की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। सवाना के अलावा जो है जो अफ्रीका का नॉर्थ और साउथ वाला पार्ट है वहाँ भी जो है सवाना का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा ग्रासलैंड में ही वेल्ड जो है वेल्ड घास के मैदान की बात करेंगे तो एक सवाना हो गया वो ट्रॉपिकल टाइप जो है आपका घास का मैदान हो गया, और वेल्ड जो घास का मैदान है वो टेम्परेट ग्रासलैंड में पाया जाता है जो साउथ अफ्रीकन रीजन में मिलता है। इसके और ये जो बनाते हैं इसका जो कारण है जो है डिक्रीजिंग ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाएंगे वैसे वैसे वो डेजर्ट रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और पानी की कमी होती जाएगी, तो इसी कारण जो है वेल्ड जो है ग्रासलैंड रीजन ये बनता चला जाता है। और यहाँ पर जो है इंटेंसिवली जो है कल्टीवेटेड जो है ये खेती जो है की जाती है। तो ये है अफ्रीका का क्लाइमेटिक रीजन। तो आप देख रहे हैं सहारा वाले पार्ट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, मिडिल से इक्वेटर, और इधर से साउथ में जो है कैप्रिकॉर्न गया है। ये जो है अफ्रीका का क्लाइमेटिक रीजन है। अब अफ्रीका के रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स में जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है गोल्ड। पूरी दुनिया का आधे से ज़्यादा सोना जो है साउथ अफ्रीका से ही उत्पादित होता है। और सेकंड इम्पोर्टेंट रिसोर्स की बात करें तो डायमंड है। 95% दुनिया का डायमंड जो है अफ्रीका से जाता है, और साउथ अफ्रीका जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रीजन है, और उसके बाद अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया आता है। और वहीं आयरन ओर की बात करें तो लार्ज आयरन ओर रिजर्व जो है अफ्रीका में है, और इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर की बात करेंगे साउथ अफ्रीका, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया जो है ये इम्पोर्टेंट जो है प्रोड्यूसर हैं। तो ये रिसोर्स का मैप है अफ्रीका का, तो आप इसको देख लीजिएगा। और जो रिसोर्स हैं उसके अलावा उन रिसोर्स की यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले वहाँ के वाइल्ड लाइफ और एनिमल हस्बेंड्री रिसोर्स की बात कर लेते हैं। एनिमल और बर्ड्स के बाद वहाँ का जो है नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है, यानी जो जानवर हैं और जो चिड़िया वहाँ पे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं, और उनका जो है प्रेजेंट टाइम में उनका शिकार हो रहा है उनकी स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, और हाथियों के जो सूंड होते हैं उनके लिए, गेंडों के सूंड होते हैं उनके लिए जो है उनका शिकार किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वहाँ पे पस्टार्ड जो है वहाँ का जो है मेन जो है एक्टिविटी है जो वहाँ के ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट रिसोर्स में जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स में आता है अफ्रीका के वो फॉरेस्ट है, और इसमें भी कोकोआ, कॉफ़ी के पेड़, रबर, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये सब जो है इम्पोर्टेंट रिसोर्स में आएंगे। ये रिसोर्स का मैप है। तो अलग अलग लोकेशन पे कौन कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं, और ऑयल प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन, डायमंड का, यूरेनियम का भंडार, कॉपर, मैग्नीज, आयरन और गोल्ड, इन सब का जो लोकेशन है आपको इस मैप में मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरे रिसोर्स की बात करेंगे एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे जो है छोटी खेती, और अक्सर जो वहाँ पे फैमिली है वो मजदूर है, और बहुत कम जो है मैकेनाइज जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। वहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो है,
नाइल बेसिन के अलावा जो और रीजन है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा लो है। नाइल बेसिन के साथ साथ मेडिटेरियन रीजन में आपको एग्रीकल्चर जो होता है वहाँ भी प्रोडक्टिविटी जो है आपको ज़्यादा मिल जाएगी। और मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे तो कॉटन, पाम ऑयल, कॉफ़ी, टोबैको, ये वहाँ की जो है इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। इसके अलावा बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल रीजन की, तो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कॉफ़ी हुआ, कॉटन हुआ, पाम ऑयल जो है ये इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। और मेजर इंडस्ट्री कंट्री की बात करेंगे तो सबसे मेजर इंडस्ट्री में साउथ अफ्रीका में आपको इंडस्ट्रियल रीजन मिल जाएगा, नाइजीरिया में आपको मेजर इंडस्ट्री मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया अफ्रीका के बारे में। इसके बाद स्पेसिफिक कुछ एरिया हैं जो इम्पोर्टेंट है अफ्रीका में। सबसे पहले नाइजीरिया को देखेंगे, लैंड ऑफ पाम ऑयल इसे कहते हैं, पाम ऑयल की जो है भूमि कहते हैं। ये नाइजीरिया का मैप है। तो नाइजीरिया जो है अगर इसके भूमि और क्लाइमेट की बात करेंगे तो नाइजीरिया जो है पूरे का पूरा लो लैंड है और लो लैंड प्लेटू है। और यहाँ की इम्पोर्टेंट जो रिवर है वो नाइजर है। और इसके अलावा यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। और जो इंटीरियर इसका क्लाइमेट है या महाद्वीप के आंतरिक जो है भाग में गर्मियों में ये शुष्क रीजन में आता है। और यहाँ पर जो है गर्म और धूल से भरी जो आंधियाँ चलती हैं उत्तर की तरफ, उसे हरमट्टन कहते हैं। यहाँ की लोकल विंड का नाम है हरमट्टन। लोकल विंड जो है उसे हरमट्टन कहते हैं, हरमट्टन या हरमटन। इसके अलावा नाइजीरिया की जो है रिसोर्स की बात करें, उसके यूटिलाइजेशन की बात करें तो उसमें सॉइल एंड क्रॉप्स की बात करेंगे तो नाइजीरिया जो है मेनली जो है एग्रीकल्चर कंट्री है। वहाँ के मेजर फ्रूट्स जो है ये कसावा, मिलेट, मैजी, ये सब जो है वहाँ का मेजर फूड है। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का। पाम जो कर्नल्स होते हैं और पाम ऑयल होते हैं, और उसके साथ ही मूंगफली का जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अगर कैश क्रॉप्स की बात करेंगे कोकोआ मिल जाएगा, कॉटन, टोबैको, वो अन्य जो है कैश क्रॉप में आती हैं। इसके अलावा एनिमल की बात करेंगे तो वहाँ पे पशु मिल जाएंगे, जिसमें आपको बकरियाँ मिल जाएंगी, भेड़ मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जो है मेनली जो है पशुचारण होता है। इसके अलावा नाइजीरिया फॉरेस्ट की बात करेंगे तो 1/3 जो है भाग पूरे कंट्री का फॉरेस्ट में आता है, जहाँ पर लकड़ी और प्लाईवुड जो होता है, प्लाई का बनाने का काम, वो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट कर किया जाता है वहाँ से। उसके अलावा मिनरल रिसोर्स की बात करें तो ओनली कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका। नाइजीरिया जो है केवल एक ऐसा देश है जो कोल उत्पादन करता है वेस्टर्न अफ्रीका में। और उसके बाद अन्य फैक्ट की बात करेंगे तो ये नाइजीरिया कंट्री है वन ऑफ द लार्जेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ अफ्रीका में आता है। मेजर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या होता है तो टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लेदर उद्योग, ये इम्पोर्टेंट जो है उसके इंडस्ट्रियल रीजन है। और इसके अलावा यहाँ वहाँ के जो लोगों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो डेंसिटी जो है वो हाइयर है। और मेजर ट्राइब की बात करेंगे तो यूरोबा, लगोबो, हाउसा और मेजर ट्राइब्स जो है पाए जाते हैं नाइजीरिया में। इबादान जो है वो लार्जेस्ट सिटी में आता है नाइजीरिया का। और मेजर सिटी की बात करेंगे तो कानो, कदूना, जोस, लागोस और पोर्ट हार्कोर्ट जो है वहाँ के मेजर सिटी में आता है। इसके अलावा बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक अलग इम्पोर्टेंट शहर या देश के बारे में, इजिप्ट, जिसे गिफ्ट ऑफ नाइल के नाम से जाना जाता है, जो द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे सबसे पहले आप ये मैप में देखिए, इसकी राजधानी कायरो जो नाइल नदी पर स्थित है, और इसका इम्पोर्टेंट बंदरगाह अलेक्जेंडरिया है जो नाइल के जहाँ पर जाकर मिलती है वहीं पर एक उसके ट्रिब्यूटरी में ही स्थित है। और नाइल का जो एक ट्रिब्यूटरी है वो जाकर जो है स्वेज कैनाल में जाकर मिलती है।
तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसे गिफ्ट ऑफ नाइल के रूप में जाना जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बसा हुआ और इसके साथ अमीर कंट्री में आता है जो अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा उसकी भूमि और क्लाइमेट की बात करेंगे तो इसका लार्जर पार्ट जो है डेजर्ट में आता है, और यहाँ पर जो है जो बालू के रूप में जो वहाँ पे हवाएं चलती हैं उसे खमसिंग कहते हैं। और इसके अलावा पॉपुलेशन की बात करें तो जो मेनली पॉपुलेशन है जो नाइल रीजन का, ये नाइल नदी का रीजन है, यहाँ पर मेनली जो है हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन निवास करती है, जो मेन पॉपुलेशन है। रिसोर्स की बात करें तो सॉइल की बात करेंगे तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो नाइल रिवर के आसपास के एरिया में पाई जाती है, दुनिया की सबसे ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन है, और 2/3 पॉपुलेशन जो इसकी है 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। और मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है धान भी होता है, गेहूँ भी होता है, मिलेट भी होता है, और दूसरे बात करेंगे वहाँ के मिनरल एंड इंडस्ट्री रीजन की, तो वहाँ का जो मिनरल मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेल्थ है वो मिनरल ऑयल है। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रीजन है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रीजन है। अब बात करते हैं इजिप्ट के वाटर रिसोर्स की, तो वहाँ पे जो है कई सारे जो है बड़े बड़े डैम है जो नील रिवर पर बनाए गए हैं या नाइल रिवर पर बनाए गए हैं, और सबसे बड़ा डैम जो है लार्जेस्ट डैम है आसवान डैम है। तो आसवान डैम जो है कायरो के पहले ही जो है आसवान डैम बनाया गया है। और वहाँ के लोगों की बात करेंगे तो मोस्टली जो है वहाँ पे जो है निवास जो है मोस्टली अरब का है। और इसके अलावा बात करेंगे पोर्ट सईद जो है वो सुएज कैनाल में के पास स्थित है, जो मिस्र के में ही आता है, मिस्र की देखरेख में पोर्ट सईद, और वो एक बिग ट्रेडिंग सेंटर है सुएज कैनाल पर स्थित पोर्ट सईद। पोर्ट सईद की लोकेशन आपको मिल जाएगी यहाँ। इसके बाद बात करेंगे लैंड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड की, यानी साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका में मैंने बात की थी, आपको देश के अंदर 2 देश मिल जाएंगे, स्वाजीलैंड और लेसोथो। ये आपको देश के अंदर 2 देश मिल जाएंगे, और डरबन शहर आपको मिल जाएगा, पोर्ट एलिजाबेथ इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और केप टाउन शहर आपको मिल जाएगा। ऑरेंज रिवर आपको मिल जाएगा साउथ अफ्रीका में, और कालाहारी डेजर्ट का विस्तार जो है बोत्सवाना नामीबिया से लेकर जो है साउथ अफ्रीका में भी है। इसके अलावा अब बात करते हैं इसके लैंड एंड क्लाइमेट की। तो पूरे का पूरा साउथ अफ्रीका जो है वो हाई प्लेटू पर स्थित है, और पश्चिम की तरफ इसका जो है ढलान है। और ये जो साउथ अफ्रीका वाला रीजन है वो ग्रासेस से कवर है, जिसे वेल्ड ग्रास कहते हैं, या उस घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। और यहाँ के क्लाइमेट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। उसका कारण ये है कि साउथ अफ्रीका का जो कोस्टल एरिया में स्थित है। और इम्पोर्टेंट रिवर की बात करेंगे तो ऑरेंज रिवर और वाल रिवर जो है यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है। अब साउथ अफ्रीका के रिसोर्स और यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो 1/8 भाग जो साउथ अफ्रीका का है वो पूरे का पूरा कल्टीवेशन में आता है, और वो भी कल्टीवेशन जो वेल्ड रीजन है वहाँ पे जो है कृषि की जाती है, और वहाँ के मेजर क्रॉप जो है मैजी आ जाएगा, वीट आ जाएगा, ओट्स की कृषि की जाती है। उसके बाद पशुपालन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जो है वुल यानी ऊन का, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला ऊन का देश जो कहा जाएगा तो साउथ अफ्रीका है। अब उसके बाद तीसरी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स की, मिनरल एंड इंडस्ट्री की। दुनिया का आधे से ज़्यादा गोल्ड का उत्पादन जो है साउथ अफ्रीका करता है, और दुनिया का लीडिंग प्रोड्यूसिंग रीजन है डायमंड का भी। और वो डायमंड किम्बरले जो साउथ अफ्रीका की खान है वो लीड करता है, सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है वो। इसके अलावा प्लेटिनम पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, यूरेनियम, कॉपर हुआ, और अदर इम्पोर्टेंट मिनरल भी पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका जो है अफ्रीका का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज एरिया माना जाता है या है।
इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अदर फैक्ट की बात करें तो मेजर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में बात करेंगे तो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट जो है और स्टील और केमिकल इंडस्ट्री जो है मेजर मैन्युफैक्चर जो है वहाँ पर होता है। अब वहाँ के लोगों की बात करें तो 2/3 पॉपुलेशन जो है वो ब्लैक जो है बिलोंग करती है और इसके साथ ही डिफरेंट ट्राइब भी वहाँ पर रहती है। जोहान्सबर्ग जो है साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट सिटी है जो इसके अलावा केप टाउन की बात करेंगे तो कैपिटल भी है साउथ अफ्रीका का और लार्जेस्ट पोर्ट भी है साउथ अफ्रीका का। एक बार लोकेशन देख लीजिए, केप टाउन कैपिटल भी, लार्जेस्ट पोर्ट भी, और कालाहारी डेजर्ट की लोकेशन आपको देख लेना है। देश के अंदर देश, स्वाजीलैंड, लेसोथो, पोर्ट एलिजाबेथ। तो ये हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और आप सभी का इतनी देर अपनी जो झेलने की क्षमता है उसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी देर झेला। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आएगा यूरोप कॉन्टिनेंट का। हम लोग जो है ईस्ट से घूमते घूमते वेस्ट आए, वेस्ट से साउथ आए और फिर जाके ईस्ट में ही मिलेंगे। तो लास्ट में जाकर हमको इंडिया पर ख़त्म होना है जो हमारा प्यारा देश भारत है, लेकिन उसके पहले हम लोग यूरोप घूम लेंगे। इसके अदर पैरेलल क्लासेस जो चल रही है 11th क्लास की एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड की ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी क्लास चल रही है और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आने वाला है पॉलिटी क्लासेस पर, बेसिक जो है समझ विकसित करने के लिए, ना कि फैक्ट रटने के लिए पॉलिटी क्लासेस आने वाली है, वो भी एनसीईआरटी बेस ही रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अब अफ्रीका जैसे गर्म प्रदेश से आपको यूरोप जैसे ठंडी जगह पे घुमाते हैं, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी हो गई कि यूरोप भी ठंडा नहीं रह गया है, वो भी पूरा का पूरा गर्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ।